चाहे आप उन पर हिंदुत्व का ठप्पा लगा दें, अगर माफिया वाला मामला छोड़ दें, मुस्लिम माफिया वाला, तो आप उन पर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव का इल्जाम भी नहीं लगा सकते। ये भी सच है। अगर उन्होंने लाउड स्पीकर उतरवाए हैं तो वो मस्जिद के उतरवाए, तो हिंदुओं के मंदिरों को भी उतरवाए हैं, कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। ठीक है, उन्होंने पक्कावड़ी के ऊपर फूल माला कराई, लेकिन उन्होंने कहीं नमाजियों के लेकर कोई बहुत खतरनाक स्थिति भी नहीं पैदा होने दी कहीं। तो मुस्लिम उनके राज में इतनी बुरी तरह परेशान नहीं है, अगर है तो किसी की मानसिकता की वजह से है। बुलडोजर प्रक्रिया से कहीं ना कहीं उसमें भेदभाव दिखता है, ऐसा मानते हैं। स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी में। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी। आपको याद होगा पूरा 1 साल पहले, यानी कि सितंबर 2022 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली गए थे और दिल्ली जा करके विपक्षी नेताओं से मिले थे, सोनिया गांधी से और शरद पवार से, अरविंद केजरीवाल से, काफ़ी विपक्षी नेताओं से मिले थे और मिलकर ये कहा था कि सभी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एक हो जाओ। यदि आप एक हो जाते हैं तो बीजेपी को बहुमत से रोका जा सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर। बात चलती रही, फिर नीतीश कुमार जी बोले कि बीजेपी को 200 के अंदर समेट सकते हैं, और नीतीश कुमार का देश के अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकातों का दौर जारी रहा। और एक बार यहां तक बोले नीतीश कुमार जी कि यदि सभी विपक्षी दल एक हो जाते हैं तो बीजेपी को 100 सीटों के अंदर समेट दिया जाएगा। ये बार बार जोर देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते चले गए, और फिर उनकी जो मेहनतें थी, जो उनका मुलाकातों का दौर था, ये जारी रहा और अंततः उनकी ये मुहिम कामयाब हुई। और पिछली बार सबसे पहली मीटिंग विपक्षी गठबंधन की बिहार के अंदर पटना में हुई, और वहां पर 24 दल इसमें शामिल हुए और रणनीति बनी, बातें हुई और एक तरह से एकता का जो है संकेत दिया गया। उसके बाद दूसरी मीटिंग 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में कर्नाटक के अंदर हुई, और वहां पर एक गठबंधन वजूद में आया जिसका नाम हुआ इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में 26 दल शामिल हुए और इंडिया गठबंधन के नाम से एक नया अलायंस जो है देश को मिला, जो पहले यूपीए हुआ करता था, यूपीए 1, यूपीए 2, उसी का नाम बदल करके इंडिया गठबंधन कर दिया गया। और 17-18 जुलाई में जिस वक्त ये मीटिंग बेंगलुरु में चल रही थी, इसी के सामने एक दूसरी रेखा खींचने की कोशिश एनडीए गठबंधन ने भी की, और 18 जुलाई को दिल्ली के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सत्ता पक्ष की एक मीटिंग हुई जिसमें 38 दल शामिल हुए, यानी कि एक तरह से एक लंबी लाइन खींचने की कोशिश की गई। और 38 दलों का एनडीए गठबंधन पहले से था, उसमें 38 दल शामिल हुए, कुछ नए जुड़ करके आए और कुछ पार्टियों के पार्ट, जैसा कि शिवसेना महाराष्ट्र में थी, उसका दूसरा पार्ट टूटा और आधा पार्ट जो है एनडीए में शामिल हुआ। और शरद पवार की जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उनके भतीजे अजीत पवार जो है उसमें शामिल हुए। इस तरह की 38 की संख्या हो गई। अब सवाल बनता है, 1 साल हुआ नीतीश कुमार की इस मुहिम को, अब एक नया गठबंधन जो है वजूद में आ गया है। 2024 के चुनाव से पहले पूरे दावे हो रहे हैं कि कौन जीतेगा, हम इंडिया को जो है हराएंगे। उधर सत्ता पक्ष बोल रहा है इंडिया ये जो है एक ठगबंधन है, इसमें तो इंडियन मुजाहिदीन में भी इंडिया नाम है, इस तरह के तमाम कटाक्ष किए जाते हैं। और दूसरी तरफ से जो है जो इंडिया गठबंधन है वो बोल रहा है कि हम 100 सीटों के अंदर एनडीए गठबंधन को समेट देंगे। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं लोकेश सलालपुरी जी, जिन्हें आप बार बार देखते हैं, बहुत ही अच्छी राजनीतिक जानकारी रखते हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और अक्सर इनकी भविष्यवाणी आप भी देखते होंगे सच ही साबित होती हैं। इन्हीं से बात करेंगे और आज हमने इसी प्रोग्राम का नाम भी दिया है 24 की रेस बताएंगे लोकेश। लोकेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तफा जी, आपका, आपके दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन। लोकेश जी, 1 साल पहले तक ये माना जाता था कि प्रधानमंत्री मोदी जी या बीजेपी के हैं या एनडीए के हैं एक अजय, यानी कि इनको जीता नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता, ये बात 1 साल पहले तक हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही
100 कुमार ने एनडीए छोड़ा और उसके बाद फिर एक मुहिम चलाई कि सब विपक्षी दल एक साथ हो जाओ, हम इनको जो है 100 के अंदर समेट देंगे। अब पूरा 1 साल हो गया, इंडिया गठबंधन नाम का एक मजबूत गठबंधन वजूद में आ गया है। तो अब कहाँ देखते हैं एनडीए को? एनडीए, मुस्तफा जी साहब ने बताया कि पिछले साल सितंबर में कवायद शुरू हुई थी, और इसमें एक रेखांकित करने वाली बात यह भी है कि सितंबर में ही राहुल गांधी की पहली पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट 1 भी शुरू हुआ था, लगभग वो कश्मीर तक गया था। तो जहां 1 साल पहले एनडीए खड़ा था, वहां से बहुत नीचे की पायदान पर एनडीए है, ये आम जन को महसूस भी होने लगा, और इस बात को सत्ताधारी एनडीए भी महसूस कर रहा है कि आज आप उस स्थिति में नहीं है जहां 1 साल पहले थे। दूसरा, जो अब नया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन अभी कुछ दिन पहले ही बना है, इंडिया गठबंधन आज की तारीख में बहुत मजबूत स्थिति में है, साफ इसके संकेत मिलने लगे हैं। इन एनडीए गठबंधन की यानी भाजपा, सत्ताधारी पार्टी भाजपा के नेताओं की जो बौखलाहट है, वो साफ साफ इंगित करती है कि इंडिया गठबंधन कहीं उन पर भारी पड़ रहा है और भविष्य में भारी पड़ने वाला है। आज की तारीख में भाजपा को अपनी सत्ता जाती हुई नजर साफ साफ आने लगी है। आपने मेरे ही चैनल पर इसी एक वीडियो में कहा था कि आने वाले समय में एनडीए गठबंधन में बगावत होगी, खासतौर से बीजेपी का भी नाम आपने लिया था। और कल ही जो 38 घटक दल हैं एनडीए के, उनमें एक सबसे बड़ा दक्षिण का घटक दल है AIADMK, अन्ना द्रमुक, जिसके संभवतः सबसे ज्यादा सांसद हैं विपक्षी, ये जो सत्ता पक्ष के साथ जो घटक हैं उनमें सबसे बड़ा पार्टनर है ये। और उसने जो है एनडीए को अलविदा कह दिया, और इतनी बड़ी खुशी जश्न मनाया गया उनके समर्थकों द्वारा। तो ये इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, जो भाजपा के समर्थक हैं वो बोलते हैं कि मोदी जी का फला मास्टर स्ट्रोक, मोदी जी का फलाना मास्टर स्ट्रोक। मास्टर स्ट्रोक किसे कहते हैं, वो उदयनिधि का एक बयान आपको साबित करता है। उन्होंने एक बयान दिया सनातन को लेकर के, ये सनातन पे बहस पे कूद पड़े सारे के सारे। लेकिन मैंने जब भी कहा था कहीं कि इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट एनडीए के ऊपर आने वाला है, क्योंकि उसने एक बयान के बाद जो भाजपा का साउथ में थोड़े बहुत दरवाजे खुले हुए थे, वो सारे बिल्कुल बंद हो गए। अब ये वहां कहीं नहीं है। जो अभी टूट के आया एक दल, वो उस बयान की बैकग्राउंड है, तो टूटना ही था। चूंकि उसके बाद अगर ना ही टूटता तो इनको बहुत मुश्किल बैठने वाली थी वहां, चूंकि वहां की राजनीति सनातन के विरोध में ही है सारी, साउथ इंडिया की, तो उसका इम्पैक्ट आया है। और जहां तक आपने कहा कि भाजपा इस पे बगावत, एनडीए की बगावत सामने आई, एक दल टूट गया, और भी टूटने वाले हैं अभी, कुछ दिन ठहर जाइए। भाजपा के अंदर लेकिन एक दक्षिण की बात अगर हम करें, कर्नाटक का एक धड़ा, एक दल, जेडीएस सेकुलर दल, वो जो है एनडीए में शामिल हो गया, लेकिन उसके जेडीएस के अंदर विरोध भी तो शुरू हो गया। जो कुमार स्वामी गए हैं, उनके जो दूसरे पार्टी के लोगों ने विरोध भी तो शुरू करते, विद्रोह हो गया वहां लगभग। और जहां तक बगावत की बात है, बगावत तो भाजपा में भी हुई ना। मध्य प्रदेश में बगावत खुलेआम है, राजस्थान में वसुंधरा राजे बैठी है एक तरफ। वसुंधरा राजे कोई छोटी ताकत नहीं है राजस्थान की, उसका जो पूरा मतलब गुज्जर जाति, जाट और ठाकुर, तीनों जातियों में उसका बढ़िया वोट बैंक है। वो बगावत करके, उसके बगैर भाजपा के पास वहां कुछ नहीं है। जो अगर आज राजस्थान में कांग्रेस वापसी की उम्मीद कर रही है, तो उसके पीछे एक बड़ा कारण उनकी बगावत भी है, वसुंधरा राजे की। क्योंकि वसुंधरा राजे की और इनकी कभी बनी ही नहीं है। ये 3 मुख्यमंत्री ऐसे थे जिनकी कभी बनी नहीं है इनके साथ में, मोदी जी के साथ में। छत्तीसगढ़ के रमन सिंह थे, वो खत्म। शिवराज चौहान भी उसी श्रेणी में है, उनके साथ भी इनकी कभी नहीं बनी। और वसुंधरा राजे, इनके साथ कभी नहीं बनी। तो बगावत वहां भी है, अभी बगावत केंद्र में भी होगी। मैं आपको बड़े क्लियर शब्दों में बता दूं कि केंद्र में जो केंद्र राजनीति है, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होगा, अब देखना बगावत क्या होती है। अच्छा, ये बोलते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी कि उत्तर प्रदेश से, जिसे उत्तर प्रदेश जीत लिया उसे समझो दिल्ली जीत ली। अभी कुछ घटनाक्रम हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक घटक दल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ओम प्रकाश राजभर का, और उसको जो है बीजेपी ने एनडीए में शामिल कर लिया। और सुनने में यहाँ तक आता है कि इससे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इससे खुश नहीं थे। और दूसरा है एक दारा सिंह, जो अभी बीजेपी से ही निकल के सपा में आया था 2022 के चुनाव में, और दारा सिंह चौहान, और चुनाव जीत गए थे। अब वो फिर से बीजेपी में चले गए, और दोबारा जब चुनाव में उनको टिकट दिया तो वहाँ भी योगी जी जो है उससे नाराज थे, मतलब सहमत नहीं थे, और उसका खामियाजा हुआ कि दारा सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। तो इसको आप ऐसे देखते हैं क्या कि कहीं केंद्र में और
उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक है या असहजता की स्थिति है, कुछ क्या है, कुछ देख पा रहे हैं आप? देखो, योगी जी के और अमित शाह के और मोदी जी के संबंध सामान्य नहीं है, सहज नहीं है, ये तो काफी दिन से पता है। लेकिन वो सतह पर आने दिखने लगे, सबूत मिलने लगे इस बात के, ये सच है। रही बात आपने कहा राजभर की, तो राजभर वो आदमी था जब वो भाजपा छोड़ के सपा में गए थे, चुनाव लड़े थे, उन्होंने काफी अपशब्द टाइप की चीजें कही थी योगी जी के बारे में। ये तक कहा था कि इनको वहीं भेज देंगे मठ में भीख मांगने के लिए, हाथ में कटोरा दे देंगे वगैरह वगैरह वगैरह, कि उनके पास बुलडोजर है, बोले हमारे पास फला चीज, कुछ बोला था ऐसा ही इन्होंने। काफी बदतमीजी भरी बातें थी जो नहीं होनी चाहिए थी आमतौर पर आपके पास। उसकी बदतमीजी तो अभी अब जो उपचुनाव हो रहा था घोसी में, अब भी उन्हें कहा था कि मैं अपने बाप का बेटा नहीं, अगर ये हार गया तो। हाँ, वो बहुत बड़बोले आदमी है और ऐसे बड़बोले आदमी की फिर बाद में स्थिति खराब ही होती है। अब उसके पीछे पेच क्या था कि देखिए, योगी जी की जो ब्रांड इमेज है वो है कि जितने भी माफिया हैं, खासकर मुस्लिम माफिया हैं, उनके खिलाफ एक अभियान छेड़े हुए हैं वो। अब इनकी पार्टी से एक माफिया है मुख्तार अंसारी, उनका बेटा राजभर की पार्टी से विधायक है। अभी जब इनको पार्टी में लाने की बात थी तो योगी तो कभी कबूल कर ही नहीं सकते थे कि पार्टी में आए। अमित शाह ने सुपरसीड करके उनको पार्टी में लिया, घोसी उपचुनाव हुआ, योगी जी ने नजारा दिखा दिया। एक घटना, इससे पहले 2 घटना उद्योगपतियों को लेकर हो चुकी हैं। योगी जी डरते नहीं है किसी से भी, ये इसमें कोई शक नहीं है, बेधड़क काम करते हैं। आज की तारीख में बगैर इनके, योगी जी के, आप भाजपा की किसी भी स्थिति कल्पना नहीं कर सकते। और एक चीज मैं आपको रेखांकित कर दूं, चूंकि राजनीति बड़ी कड़वी चीज होती है, योगी जी को बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर एनडीए गठबंधन यानी भाजपा अगर दोबारा सत्ता में केंद्र में आ गई तो मोदी जी को, योगी जी को ज्यादा दिन टिकने नहीं देंगे, पॉलिटिकली इनको खत्म करने की पूरी कोशिश की जाएगी। योगी जी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस लोकसभा चुनाव में यूपी में बहुत बढ़िया स्थिति में एनडीए गठबंधन रहेगा। एक बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी के अंदर, सुनील बंसल। योगी जी के पहले शासनकाल में वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में संगठन मंत्री हुआ करते थे, लेकिन ये सर्वविदित है, बीजेपी का हर कार्यकर्ता जानते हैं कि सुनील बंसल की और योगी जी की जो है आपस में तालमेल नहीं थी, और फिर उनको वापिस केंद्र में बुला लिया गया, और अब फिर दोबारा से सुनील बंसल की सक्रियता उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। इसे कैसे देखते हैं? पहले तो आप, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एनडीए बहुत कमजोर है, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि यानी मजबूर होकर मोदी एंड पार्टी को दोबारा से योगी की शरण में जाने की तैयारी करनी ही पड़ी। उन्होंने भागवत जी को भेजा, चूंकि योगी जी जब मुख्यमंत्री बने थे भागवत जी के वीटो पावर से बने थे, तो भागवत जी का इस्तेमाल किया गया, भागवत जी आप जाइए और कुछ सेटलमेंट कराइए, बंसल को वहां रखिए। मुझे लगता नहीं कि बंसल जी को योगी जी किसी प्रभावी भूमिका में यूपी में आने देंगे। तो मुझे तो लगता है स्थिति ठीक नहीं है भाजपा की यूपी के अंदर भी। तो एक तरह से ये कहें कि कहीं जैसे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, एक हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है आज के टाइम में बीजेपी के अंदर। हिंदुत्व का सबसे अगर कोई बड़ा चेहरा है तो योगी जी हैं। कहीं जो केंद्र में बैठे लोग हैं, अमित शाह या बंसल जी या और भी, क्या योगी जी से डर लगने लगा है कि 2024 में कहीं योगी जी ही दावेदारी पेश न कर दें? बिल्कुल बिल्कुल खतरा है, क्योंकि योगी जी वास्तव में आज की तारीख में मोदी से बड़ा चेहरा बन चुके हैं देश के अंदर। हिंदू जितने भी हैं उनके अंदर योगी जी मोदी से बड़ा चेहरा है, ये स्पष्ट तौर पर आप मान के चलिए। यही खतरा है, किनको है? ज्यादा खतरा अमित शाह को है। और वैसे भी अमित शाह, जैसे जो जानकारों की राय में, अमित शाह कोई बहुत कामयाब गृह मंत्री नहीं रहे, उनका कोई बहुत बढ़िया कार्यकाल बतौर गृह मंत्री नहीं रहा है। मणिपुर वगैरह उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है, और भी कई सारी स्थिति हुई है जो उनके कार्यकाल में हुई है। बढ़िया कामयाब गृह मंत्री नहीं है, बहुत बड़ा ग्राफ उनका नहीं है। वो एक चाणक्य उनके पीछे लगता है। अब मोदी जी तो अपनी पारी बतौर मुख्यमंत्री योगी जी इस मामले में बड़े सफल साबित हुए दंगा फसाद के, उसमें यूपी के अंदर कोई बड़ा दंगा नहीं हो पाया। देखिए, आज की तारीख में चुनाव करा दें विधानसभा का तो योगी जी दोबारा फिर बहुमत से ज्यादा सीट लेके आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर योगी दोबारा मुख्यमंत्री बने, अपने दम पर बने, किसी की उन्हें जरूरत थी नहीं, उनके अपने शासनकार काफी मेहनत भी कर रहे हैं। तो ठीक है, बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत सारे नौकरशाह होते हैं, कुछ केंद्र प्रतिनियुक्ति पर है, कुछ कहीं से है, कुछ कहीं से है। बहुत बड़ा दखल पीएमओ का आज भी है यूपी सरकार में। अगर फ्री हैंड होता है तो योगी जी बहुत इससे बेहतर प्रशासक साबित होते। पूरी मैंने ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, और चाहे आप उन पर हिंदुत्व का ठप्पा लगा दें, अगर माफिया वाला मामला छोड़ दें, मुस्लिम माफिया वाला, तो आप उन पर हिंदू मुस्लिम का भेदभाव का इल्जाम भी नहीं लगा सकते। ये भी सच है। अगर उन्होंने लाउड स्पीकर उतरवाए हैं तो वो मस्जिद के उतराए, तो हिंदुओं के मंदिरों को भी उतरवाए हैं, कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया। ठीक है, उन्होंने पक्कावड़ी के ऊपर फूल माला कराई, लेकिन उन्होंने कहीं नमाजियों के लेकर कोई बहुत खतरनाक स्थिति भी नहीं पैदा होने दी कहीं। तो मुस्लिम उनके राज में इतनी बुरी तरह परेशान नहीं है, अगर है तो किसी की मानसिकता की वजह से। बुलडोजर प्रक्रिया से कहीं ना कहीं
उसमें भेदभाव दिखता है, ऐसा मानते हैं लोग। नहीं, आप सही है, मैं तो खुद कह रहा हूं उनका जो ज्यादा मामला है, जो मुस्लिम अपराधी हैं उनके ऊपर तो आप उसे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आम मुसलमान को लेके कोई भेदभाव मुझे नजर अभी तक नहीं आया। देखो, आपके मदरसे को लेकर कोई भेदभाव है क्या? आपके एजुकेशन को लेकर भेदभाव है क्या? आपको मकान मिलते हैं उसको लेकर भेदभाव है क्या? राशन को लेकर भेदभाव है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां अगर अपराधी है तो उसको लेकर थोड़ा सा उनका रुझान अलग आता है। एक तरह से अगर अपराधी किसी धर्म विशेष का है तो उसको जरूर सजा मिलेगी, और अपराधी अगर हिंदू धर्म का है तो उसे कहीं ना कहीं छूट मिल सकती है। भाई, जब उनकी इमेज एक हिंदू हृदय सम्राट की है तो हिंदू हृदय सम्राट की इमेज मेंटेन करने के लिए भाजपा को मुस्लिमों पे प्रहार तो करना ही पड़ेगा। इससे तो कोई, ये तो आम बच्चा भी आपको बता देगा। लेकिन करते अपराधियों पर ही हैं, ये भी सच है। क्या अपराधियों पे ही है ना, तो यहाँ तो उन्होंने कम से कम आप थोड़ा सा प्रिविलेज दे सकते हैं, थोड़ी छूट दी जा सकती है। बिल्कुल, मैं तो खुश हूं अगर वो मुस्लिमों ही अगर किसी मुस्लिम अपराधियों पर ही प्रहार करते हैं तो भी अच्छी बात है। वो एक गलत बात है अगर हिंदू अपराधियों को छोड़ते हैं तो वो उनकी गलत है। उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। उन्हें नहीं छोड़ना हाँ, नहीं, उसमें भी केवल एक ही खास जाति विशेष के अपराधी छूटे जाते हैं, बाकी किसी को नहीं छोड़ा था। हालांकि उतना जाति विशेष, फिर योगी जी की जाति पर आ गए आप। ये मतलब मैं नहीं कहता, सब पत्रकार बोलते, जानकार बोलते, सारा छपता है खूब कि वो ठाकुरों को छोड़ते हैं। इसमें सच्चाई कितनी मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ तो ठाकुर अपराधी कोई है नहीं। हम जहाँ रहते हैं हमारे वेस्ट यूपी में कोई ठाकुर अपराधी है नहीं। अगर पूर्व में होगा, भाई पूर्व की जानकारी उन्हें भी ज्यादा पता होगी, वहां की खबरें तो यहाँ बहुत ज्यादा आती नहीं है। लेकिन ऐसा आमतौर पर मीडिया वगैरह कुछ बोलता है, जानकार लोग कहते हैं, या विरोधी विपक्षी बोलते हैं, या मान के चलिए। अब हम तो ना विपक्ष के हैं ना सत्ता पक्ष के, हम तो एक विश्लेषण कर रहे हैं। जो सामने है वो आपको बता दिया, आपके दर्शकों को बता दिया। मोदी जी की जो शासन चलाने की नीति है उसकी तो बार बार पड़ोसी राज्यों में भी मांग उठती है। अभी हरियाणा में दंगा हुआ तो वहां के लोगों ने एक आवाज पुकारी कि खट्टर को छोड़ो और योगी को हमें दे दो। इस तरह की आवाज बहुत बार उठती है। अब देखो, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है मुस्तफा भाई, वो हमें पता होता, हम नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए, क्या फायदा, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सच ये है कि योगी जी का स्टाइल वही है जो मोदी जी का है या जो अरविंद केजरीवाल का है। ये अपनी शासन की या अपनी नीतियों की गुणगान के लिए मीडिया का बहुत सही इस्तेमाल करते हैं। आप यूपी का बजट उठा के देखिए, 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट है मीडिया के लिए, संचार माध्यमों के लिए। तो जितना बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है ना, इतना बहुत बढ़िया है भी नहीं, लेकिन वो प्रूव कर दिया उन्होंने। वही जो मोदी जी की नीति थी या अरविंद केजरीवाल की नीति, वो इनकी भी है। आज की तारीख में लगभग हर मुख्यमंत्री इसी लाइन पर चलने लगा। वो अपने आप को शो करता है, प्रोजेक्ट करता है, मीडिया का इस्तेमाल करता है। सत्ता है, करेंगे। अच्छा, एक बात तो हम मानकर चल रहे हैं काफी पहले से, और आज भी आपने कह दिया कि इंडिया गठबंधन जो है एक बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन है। लेकिन बहन मायावती यानी कि बीएसपी पार्टी गठबंधन में अभी नहीं है। क्या बहन मायावती का भविष्य कैसे देखते हैं? वो गठबंधन में आएगी या नहीं आएगी? अकेले लड़ेगी तो क्या फर्क गेर सकती है, और या एनडीए गठबंधन में चली जाए तो क्या फर्क पड़ सकता है? देखो, मायावती जी की जो जितनी भी वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, वो मुख्य तौर पे 2 चीजों के आधार पर करते हैं। अब जो आज की तारीख में, पहले तो उन्होंने एक बार सबको जोड़ दिया था, ब्राह्मण भी थे, सब चीज थी। क्या है कि मुस्लिम और दलित गठजोड़ आमतौर पर बनाते हैं। दूसरा क्या करती हैं कि जो उनका वोट बैंक है वो फिक्स है। सबको लगता है यहाँ इतना वोट बैंक दलित का है, तो मोमडन मिला के मोमडन को टिकट दे दिया, ठाकुर के इलाके में ठाकुर को टिकट दे दिया। अब होता क्या है, वो जो अपना वोट बैंक लेके आते हैं वो बसपा के खाते में जुड़ जाता है। तो क्या बोलते हैं जी, इतना परसेंट वोट, इतना परसेंट वोट है। एक्चुअली में आज बसपा के पास जो जाटो मतदाता है दलितों का, वो तो अभी तक उनके पास जुड़ा हुआ है, लगभग 80% उसका हिस्सा जुड़ा हुआ है। बाकी वोट बैंक अब उनकी साथ नहीं है। उसमें कुछ भाजपा ने भी सेंध लगाई है, चंद्रशेखर ने सेंध लगाई है, सपा ने भी सेंध लगाई, और कांग्रेस ने तो अब प्लान बी तैयार कर लिया मायावती के लिए। वो बेहतर है अगर वो इस गठबंधन में आती, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद आएंगी, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता बचा हुआ नहीं है। और मायावती के पास एकमात्र रास्ता बचा है इंडिया गठबंधन में जाए, और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से नहीं भी जाती तो कांग्रेस की यानी इंडिया गठबंधन ने एक प्लान बी तैयार किया हुआ है। वो प्लान बी में आपकी इसकी चंद्रशेखर की भूमिका भी रहेगी, खड़गे साहब की भूमिका भी रहेगी। अगर ये खड़गे साहब को यूपी से चुनाव लड़ा देते हैं, ठीक, और मोमडन वोट का इस बार सबको झुकाव पता कहाँ जाने वाला है। वो सिर्फ वहां जाएगा जो उसे हरा पाएगा, भाजपा को मेनली तो है, लेकिन कांग्रेस की तरफ ज्यादा रुख है, गठबंधन की तरफ ज्यादा रुख है। तो ऐसे में उन्होंने प्लान भी तैयार कर लिया, यानी खड़गे साहब दलित वोट के लिए है, चंद्रशेखर है, और मोमडन वोट तो है उनके साथ में। तो मायावती की स्थिति विकट है। उनके पास मेरे विचार से इसके गठबंधन के साथ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। स्थिति यहां तक भी हो सकती है मुस्तफा जी कि अगर मायावती गठबंधन के साथ नहीं गई तो हो सकता है सहारनपुर के सांसद कांग्रेस या सपा के टिकट पर चुनाव लड़े। एक लास्ट सवाल, इंडिया वर्सेज एनडीए पूरे देश में
क्या स्थिति रहेगी और खास तौर से उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रहेगी, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है। देखो वैसे तो अनुमान है ये, बाकी क्या होता है बहुत सारी परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन अभी भाजपा के पास में 303 सांसद है, यानी बहुमत से लगभग 31 सांसद उनके पास ज्यादा है। अगर हर राज्य में 4-4, 5-5 जो बड़े राज्य में 5-5, 6-6 सांसद भी कम हो जाते हैं तो बहुमत उनका वैसे ही चला गया। अगर 100 सीट कम होती हैं तो 200 कुछ सीट इनके पास बचती है। किसी कीमत पे 250 पे भी सरकार नहीं बना पाएंगे। अगर 250 आती है तो सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि न्योता इनको मिल जाएगा संसद में, लेकिन ये तोड़ पाएंगे मुझे नहीं लगता, इतना आसानी तोड़ पाएंगे, जो गठबंधन बहुत मजबूत है इस बार। तो मेरा अपना जो आकलन है वो ये है कि 200 के आसपास, 200 में 150 भी हो सकती है, 210 भी हो सकती है, इतनी सीट गठबंधन की मैं मान के चलता हूं, जो मेरी कैलकुलेशन है एनडीए की। और यूपी में 35 के आसपास भाजपा को सीट मैं मान के चलता हूँ, 5 सीट प्लस माइनस हो सकती है, 35 का मेरा आंकड़ा है। यदि मायावती भी साथ ना हो तब? हाँ, मायावती भी साथ ना हो तब। अगर मायावती साथ आई तो और भी कम हो सकती है। हालांकि मायावती जाएंगी साथ में, मायावती के पास कोई रास्ता है कहाँ, इंडिया के अलावा उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, कहाँ जाएंगी। अगर राजनीति करनी है तो जाएंगी, राजनीति नहीं करनी फिर कुछ भी करे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे लोकेश सलालपुरी जी, और हम बात कर रहे थे 24 की रेस बताएंगे लोकेश। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।